कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को किया गिरफ्तार। 29 जुलाई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। और हरियाणा में कचरे से बनेगी बिजली। केंद्र व हरियाणा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। गुरुग्राम व फरीदाबाद से होगी शुरुआत। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगेंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले महीने संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज है। आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से ज्यादा देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 समिट के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है। यूनेस्को के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और विशेषज्ञ भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। इसमें विश्व धरोहर से संबंधित मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लिए जाते हैं। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में अब कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। इससे न केवल कचरे की समस्या का स्थायी समाधान होगा बल्कि ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी। इसको लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार के सहयोग से गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि समझौते के तहत गुरुग्राम व फरीदाबाद में 1,500 टन के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। इनके निर्माण का कार्य लगभग 30 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के मिशन को और गति मिलेगी। 500 करोड़ रुपया लागत आएगी। इन दोनों संयंत्रों की स्थापना का कार्य लगभग 30 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है स्वच्छ भारत को लेकर के। बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर लग जाते हैं, अब वो कूड़े के पहाड़ दिखाई नहीं देंगे और ये सारा कूड़ा कचरा ये इसको उपयोग करते हुए इससे चारकोल वो बनाने का काम होगा और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय के अंदर हमारे शहरों के अंदर मिलेगा। हरियाणा में स्थापित होने वाले ये दोनों प्लांट भारत में सबसे बड़े होंगे, जहां प्रतिदिन 1,500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री सैनी से अग्निवीर व प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की।
उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना के बारे में ध्यानपूर्वक सुना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा में प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ आगामी कार्यों व विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों के दौरान हरियाणा में बड़े बदलाव की प्रशंसा की और कहा कि हर क्षेत्र में हरियाणा के विकास की पहचान बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उन सब के ऊपर चर्चा की है और आने वाले समय के अंदर भी क्या क्या काम करने हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जानकारी वो ली है। हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे और हरियाणा की जो एक विकास की गति बनी है उस गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना चाहता था, लेकिन वे उसमें नाकाम रहे। विपक्ष के लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं और उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। विपक्ष केवल झूठ का सहारा लेता है और जनता उनके झूठ को समझ चुकी है। परंतु ये नाकाम रहे मोदी को रोकने में। मोदी जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार इस भारत के प्रधान सेवक बने हैं। लोग चाहते हैं मोदी जी को। गरीबों को आज इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एक ऐसे सेवक के रूप में जो लोगों की ही सेवा करने के लिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बैठा है और उसकी चिंता कर रहा है, ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला द्वारा डबवाली को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित कर रखी है, वही इस पर अंतिम निर्णय करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले उनसे 15 घंटे पूछताछ की गई। उन्हें पूछताछ के लिए गुरुग्राम बुलाया गया था और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर सोनीपत लाया गया। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पवार तथा यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जनवरी से अब तक सुरेंद्र पवार के 5 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। विधायक सुरेंद्र पवार के वकील ने बताया कि जिस कंपनी का निदेशक बताकर विधायक को गिरफ्तार किया गया है वो उनकी नहीं है। उनके पास कंपनी के 32% शेयर थे जो उन्होंने 2013 में छोड़ दिए थे। उन्होंने बताया कि आज ईडी ने उनका 14 दिन का रिमांड मांगा था, जिस पर कोर्ट ने 9 दिन का रिमांड मंजूर किया है। वे 29 जुलाई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। मेरे को ईडी ने मार्च 2024 से मेरे को लगातार सम्मन कर रही है। मैं उनके पास पेश हो रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने मेरे से मांगे मैंने उनको दिए, वो डॉक्यूमेंट सारे ईडी के कब्जे में हैं। ईडी का कहना ये है कि मैं 8 या 9% मैंने 2019 में जो अपना एमएलए में बतौर एफिडेविट दिया था, मैं 9% शेयर होल्डर हूँ एक कंपनी में, DSIPL नाम की कंपनी है, उसमें मेरा 9% शेयर है और वो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। लेकिन हमने अपने जवाब में उनके बिहाफ पे कोर्ट को ये बताया कि मैं 2013 में इस कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़ चुका हूँ। स्ट्रीट फूड वेंडर के पंजीकरण के लिए लगने वाला 100 रुपए का शुल्क अब नहीं लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रजिस्ट्रेशन फीस माफ किए जाने की जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के 1000 स्ट्रीट वेंडरों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी उपाय बताए गए। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए पोर्टल और स्ट्रीट फूड गाइडलाइंस की भी शुरुआत की। उन्होंने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को फूड टेस्टिंग किट भी वितरित किए, जिसकी मदद से वे अपने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच पाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित स्ट्रीट वेंडर अहम भूमिका निभाएंगे। जीवन में सीखने का क्रम कभी समाप्त नहीं होता। ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं
ये भी अगर आपको 2 साल बाद बुलाएंगे तो इनको भी बताने के लिए नई 10 बातें होंगी और आपको भी सीखने के लिए नई 10 बातें होंगी। और सीखेंगे तो आप ही उससे आपका ही व्यापार बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। देश के 2,16,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम से स्ट्रीट फूड वेंडर्स काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यापार में काफ़ी फायदा होगा। प्रयोग करूंगा, किट का प्रयोग करूंगा, डेली कहां से क्या करना है। ट्रेनिंग से मुझे एक ही फ़ायदा हुआ कि मैं अपने फूड पे लाइसेंस कैसे ले सकती हूँ, इसकी मुझे नॉलेज मिली। अपने फूड के ऊपर मैं लेबल कैसे लगा सकती हूँ, इसकी नॉलेज मिली। उस पर ट्रेडमार्क कैसे आएगा, ये मुझे मालूम पड़ा। मेरा काम है अचार पापड़ वगैरह के। मेरे से इस ट्रेनिंग से ये फ़ायदा हुआ कि हमें साफ़ सफाई कैसे रखनी है और सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है। भारत खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कई कदम उठा रहा है। यही वजह है कि देश के 100 जिलों में स्ट्रीट फूड हब्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोग स्ट्रीट फूड के जायके का आनंद ले सकेंगे। G20 की बैठकों के दौरान भी विदेशी मेहमानों को शहर के स्ट्रीट फूड परोसे गए थे। ये सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रशिक्षण लेने के बाद न केवल स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखेंगे, बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत और पाक कला की संस्कृति को दुनिया के सामने पेश भी करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हिसार में गुरुदक्ष ITI में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व को कला का ज्ञान महाराजा दक्ष से मिला था, हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करें। अब मैं गरीबों का शोषण होने नहीं दूंगा। भाजपा सरकार में युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने अनेक योजनाओं का लाभ धरातल पर उतारने का काम किया है। इसी कड़ी में कल यहां से मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत अयोध्या के लिए बस को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आपने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया है, जबकि बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को सीएम बनाने का काम किया है। हरियाणा कांग्रेस में बस बाप बेटा ही नजर आ रहे हैं, चुनाव में भी ये ही नजर आएंगे। सरकार का प्रयास रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़े, सभी का उत्थान हो, सभी को बराबर के हक मिले। इस दिशा में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। परंतु आप सबका आशीर्वाद वो नरेंद्र मोदी जी के साथ था। नरेंद्र मोदी जी उस बात के ऊपर अड़िग थे कि ये अधिकार मेरे ओबीसी समाज को मिलने चाहिए और उनको आईना दिखाने का काम किया कि 27% का आरक्षण अगर देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने कहा कि जब से नायब सिंह मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी घोषणाएं की हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा और साथ में व्यास गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स के माध्यम से सभी देशवासियों को पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ ऑडिटोरियम में पद्मश्री स्वर्गीय सुरजीत पात्र के जीवन और साहित्यिक योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल ने सुरजीत पात्र की कविता की पंक्तियों से अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि कुछ कहा था हनेरा जरेगा कि मैं चुप रहा था समाधान की कहणगे। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि ये पंक्तियां पात्र के स्वभाव, सोच और चरित्र का वर्णन करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि सुरजीत पात्र की रचनाएं आने वाले पीढ़ियों के लिए उन कदमों के निशान की तरह हैं जो आगे बढ़ने में मदद करेंगी। कार्यक्रम के दौरान सुरजीत पात्र की पत्नी भूपिंदर कौर, बेटे मनराज और भाई उपकार सिंह ने भी संबोधित किया।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।